हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं के कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में समझेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक देखिए क्या है, बिंदु। बिंदु क्या होता है? बिंदु एक स्थिति निर्धारित करता है। इसकी कोई लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती। इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर ABC आदि द्वारा दर्शाया जाता है। तो देखिए, जैसे कि मैंने पेन या पेंसिल के नुकीले सिरे से ये एक निशान लगाया है, ठीक है, ये मैंने एक निशान लगाया है। ये क्या है? बिंदु है। ना तो इसकी कोई लंबाई है, ना ही चौड़ाई और ना ही ऊंचाई है। और इसे हम कैसे दर्शाते हैं? अंग्रेजी के बड़े अक्षर ABC द्वारा दर्शाते हैं। तो मैं इसे A द्वारा दर्शा रही हूँ। तो ये क्या है? बिंदु A। तो बिंदु इसे कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम समझेंगे रेखाखंड किसे कहते हैं। रेखाखंड देखिए किसे कहते हैं? दो बिंदुओं को मिलाने वाला सबसे छोटा रास्ता क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है। तो देखिए, जैसे ही दो बिंदु हैं, बिंदु A और बिंदु B, अब मुझे इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है। तो मैं इन्हें ऐसे भी मिला सकती हूँ, इन्हें मैं ऐसे भी मिला सकती हूँ, और इन्हें मैं ऐसे करके ऐसे भी मिला सकती हूँ, ठीक है। पर उन्होंने क्या कहा है? दो बिंदुओं को मिलाने वाला सबसे छोटा रास्ता रेखाखंड कहलाता है। तो देखिए, ये बिंदु A और बिंदु B, इनको मिलाने वाला सबसे छोटा रास्ता क्या है? ये। तो ये जो है, ये रेखाखंड कहलाएगा। तो बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को हम कैसे दर्शाते हैं? हम उसे ऐसे दर्शाते हैं, AB और उसके ऊपर ये लाइन। तो ये AB क्या है? एक रेखाखंड है। अब समझिए रेखा क्या होती है। रेखा, जब एक रेखाखंड को दोनों तरफ बिना किसी अंत के विस्तृत किया जाता है तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है। तो जब हम एक रेखाखंड को दोनों तरफ बिना किसी अंत के विस्तृत कर रहे हैं तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है। जैसे कि ये एक रेखाखंड है AB, ठीक है। अब मैं इस रेखाखंड को इस तरफ जितनी मर्जी चाहे आगे बढ़ा दूं, ठीक है, और इस तरफ भी मैं इस रेखाखंड को जितनी मर्जी चाहे आगे बढ़ा दूं, तो मुझे क्या है? ये एक रेखा प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो जब हम किसी रेखाखंड को दोनों तरफ जितना मर्जी चाहे आगे तक बढ़ा दें तो हमें क्या होती है? एक रेखा प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये क्या है? एक रेखा है। और हम इसे व्यक्त कैसे करते हैं? हम इसे AB और इसके ऊपर ये ऐसे तीर बना के ऐसे लाइन लिख के ऐसे व्यक्त किया जाता है इसे, ठीक है। रेखा को ऐसे व्यक्त किया जाता है, ठीक है। ये थी रेखा। अब उसके बाद हम समझेंगे कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती हैं? देखिए, जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को एक बिंदु पर मिलती या काटती हैं तो उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। तो जब दो रेखाएं आपस में एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं या फिर एक बिंदु पर मिलती हैं एक दूसरे को, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। जैसे कि देखिए, ये दो रेखाएं हैं L1 और दूसरी रेखा कौन सी है? L2। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु O पर क्या है? काट रही हैं। ये बिंदु O है, इस पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। तो ये जो L1 और L2 हैं, ये क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ठीक है। तो ये थी प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब हम समझेंगे समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं। समांतर रेखाएं देखिए, जब दो रेखाओं को दोनों तरफ बढ़ाया जाए और वे आपस में एक दूसरे को ना काटे तो वे समांतर रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। तब जैसे देखिए, ये दो रेखाएं हैं L1 और L2, ठीक है। अब इन दोनों रेखाओं को मैं दोनों तरफ बढ़ा रही हूँ, ठीक है। इस तरफ भी बढ़ा रही हूँ और इस तरफ भी बढ़ा रही हूँ। जब इन दोनों रेखाओं को मैं दोनों तरफ बढ़ाऊंगी तो देखिए, ये दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं काटेंगे। चाहे जितना मर्जी आगे तक इन्हें बढ़ा लें, ये दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो इसका मतलब L1 और L2 ये दोनों क्या हैं? समांतर रेखाएं हैं। जैसे कि अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये दो रेखाएं हैं L3 और L4, ठीक है। अब अगर इन दोनों रेखाओं को मैं दोनों तरफ बढ़ाऊं, इस तरफ भी बढ़ा दूं और इस तरफ भी बढ़ा दूं, तो ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं भी क्या हैं? समांतर रेखाएं हैं। L3 और L4 क्या हैं? समांतर रेखाएं हैं। तो ये हमने समझी समांतर रेखाएं। अब देखिए, अब हम समझेंगे किरण क्या होती है। किरण देखिए, जब किसी रेखाखंड को एक ही दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत किया जाता है तो वह किरण कहलाती है। तो जब हम एक रेखाखंड को, जैसे कि ये रेखाखंड है AB, अब हम इस रेखाखंड को, मैं अगर इस रेखाखंड को एक ही दिशा में
बिना किसी अंत के विस्तृत कर दूं, मतलब मैं इसे एक ही दिशा में जितना मर्जी चाहे आगे तक बढ़ा दूं। तो मैं इस रेखाखंड को एक ही दिशा में, इस दिशा में जितना मर्जी चाहे आगे तक बढ़ा दूं, तो ये क्या है, एक किरण कहलाती है। ठीक है, और हम किरण को कैसे दर्शाते हैं, इसे हम ऐसे व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसे ए बी और ऊपर ऐसे ये लाइन लिख के ऐसे एरो करके व्यक्त किया जाता है एक किरण को। ठीक है, ये थी किरण। अब हम समझेंगे कोण किसे कहते हैं। तो कोण देखिए, जब दो किरणें एक ही बिंदु से आरंभ होती हैं तो कोण बनता है। तो जब एक ही बिंदु से दो किरणें शुरू हो रही हैं या आरंभ होती हैं तो क्या बनता है, कोण बनता है। देखिए जैसे कि एक बिंदु है O, इस बिंदु से किरण आरंभ होती है OA, इस बिंदु से एक किरण आरंभ होती है OA। ठीक है, और उसी तरह इसी बिंदु से एक और किरण आरंभ होती है OB। ठीक है, तो एक कोण बनता है। तो ये क्या है, एक कोण बन रहा है। तो ये दोनों ही किरणें जो हैं बिंदु O से आरंभ हो रही हैं, तो क्या बन रहा है, एक कोण बन रहा है। और कोण को व्यक्त किया कैसे किया जाता है, इसे कोण AOB या फिर कोण BOA से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ये था एक कोण। अब हम समझेंगे वक्र क्या होता है। तो कोई भी आरेख सीधा या टेढ़ा मेढ़ा जो बिना पेंसिल उठाए खींचा जाए वक्र कहलाता है। तो देखिए, कोई भी आरेख सीधा या टेढ़ा मेढ़ा जो बिना पेंसिल उठाए खींचा जा रहा है क्या कहला रहा है, वक्र कहला रहा है। तो अब देखिए, मैं ये आरेख टेढ़ा मेढ़ा बना रही हूँ बिना पेंसिल उठाए। देखिए, ये मैंने एक टेढ़ा मेढ़ा आरेख बनाया बिना पेंसिल उठाए, तो ये क्या है, वक्र है। उस सिर्फ टेढ़ा मेढ़ा आरेख ही बिना पेंसिल उठाए वक्र नहीं कहलाएगा। अगर मैं एक सीधा आरेख भी बनाती हूँ बिना पेंसिल उठाए, मतलब जैसे मैंने सीधी लाइन बनाई है बिना पेंसिल उठाए, तो ये भी क्या है, एक वक्र है। अब देखिए सरल वक्र क्या होता है। ऐसा वक्र जो अपने आप को नहीं काटता सरल वक्र कहलाता है। तो देखिए, ऐसा वक्र जो ये अपने आप को नहीं काट रहा है, देखिए अपने आप को नहीं काट रहा, तो ये क्या है, एक सरल वक्र है। जो वक्र अपने आप को नहीं काटता वो क्या कहलाता है, सरल वक्र कहलाता है। तो ये एक सरल वक्र है। बंद वक्र देखिए अब क्या होता है। जब किसी वक्र का शुरू और अंत एक ही बिंदु पर हो तब उसे हम बंद वक्र कहते हैं। जैसे कि इस वक्र का शुरुआत जो है इस बिंदु से हो रहा है। ठीक है, ये वक्र इस बिंदु से शुरू हो रहा है और इसी बिंदु पर इसका अंत हो रहा है। इसी बिंदु पर इस वक्र की शुरुआत हुई थी और इसी बिंदु पर इस वक्र का अंत हो रहा है, तो ये क्या है, एक बंद वक्र कहलाता है। और अगर ऐसा ना हो तो वो क्या कहलाता है, एक खुला वक्र कहलाता है। देखिए, ये क्या है, एक खुला वक्र है। इसकी शुरुआत इसी बिंदु से हुई है। ठीक है, इस बिंदु से इसकी शुरुआत हुई है, पर इसका अंत जो है इस बिंदु पर नहीं हुआ, तो ये क्या है, एक खुला वक्र है। ठीक है, अब देखिए बहुभुज क्या होता है। रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। देखिए, ये क्या है, एक बहुभुज है। ये रेखाखंडों से बना है। ये क्या है, रेखाखंडों से बना ये कैसा है, सरल बंद वक्र है। तो ये क्या है, एक बहुभुज है। अब देखिए त्रिभुज क्या होता है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तो ये क्या है, एक त्रिभुज है। ये क्या है, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति है। देखिए AB, BC और CA जो है इसकी तीन भुजाएं हैं और बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C जो है इसके क्या है, शीर्ष बिंदु हैं। ठीक है, ये था त्रिभुज। अब हम चतुर्भुज समझेंगे। चतुर्भुज देखिए, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। तो ये क्या है, एक चतुर्भुज है। चार भुजाओं से घिरी है और कैसी है, बंद आकृति है, तो ये एक चतुर्भुज है। तो ABCD एक चतुर्भुज है। AD और BC तथा AB और DC इसकी सम्मुख भुजाएं हैं। सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने की भुजाएं हैं। कौन सी, AD और BC आमने सामने की भुजाएं हैं। इसी तरह AB और DC आमने सामने की भुजाएं हैं। उसके बाद कोण A और कोण C तथा कोण B और कोण D इसके सम्मुख कोण हैं, मतलब आमने सामने के कोण हैं। तो कोण A
और कोण सी क्या है, आमने सामने के कोण है। इसी तरह कोण डी और कोण बी क्या है, आमने सामने के कोण है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखिए, कोण ए और कोण बी इसके आसन कोण है। आसन कोण मतलब एक भुजा के अंत बिंदुओं पर बने कोण क्या होते हैं, आसन कोण होते हैं। जैसे ये एक भुजा है ए बी, इसके अंत बिंदुओं पर जो ये कोण बने हैं, कोण ए और कोण बी, ये क्या है, आसन कोण है। तो कोण ए और कोण बी इसके आसन कोण है। इसी तरह कोण बी और कोण सी भी क्या है, इसके आसन कोण है। फिर फोर्थ पॉइंट देखिए, ए डी और ए बी आसन भुजाएं हैं। ए डी और ये ए बी ये क्या है, आसन भुजाएं हैं। इसी तरह बी सी और बी ए भी क्या है, इसकी आसन भुजाएं हैं। तो चतुर्भुज क्या हो गया, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। अब देखिए वृत्त क्या होता है। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर चक्कर लगाने से बना बिंदुओं का पथ वृत्त कहलाता है। तो ये एक निश्चित बिंदु है, इस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर चक्कर लगाने से बना ये जो बिंदुओं का पथ है, ये क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। ये जो बिंदुओं का पथ है, ये क्या कहलाता है, वृत्त। तो ये क्या है, एक वृत्त है। और ये जो निश्चित बिंदु है, ये क्या होगा, वृत्त का केंद्र। तो ये जो बिंदु O है, ये वृत्त का क्या है, केंद्र है। और जो ये समान दूरी है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये जो समान दूरियाँ हैं, ये क्या कहलाती हैं, वृत्त की त्रिज्या कहलाती हैं। जैसे कि OA ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। और वृत्त के चारों ओर चली गई ये दूरी क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि कहलाती है। जो ये चारों ओर वृत्त की दूरी चली गई है, ये क्या है, वृत्त की परिधि है। देखिए जीवा क्या होती है, परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। तो देखिए ये वृत्त की परिधि है, ठीक है, इस पे ये दो बिंदु हैं, एक बिंदु C है और एक बिंदु D है। तो बिंदु C और बिंदु D को मिलाने वाला ये रेखाखंड क्या कहलाता है, वृत्त की जीवा कहलाता है। तो CD क्या है, वृत्त की जीवा है। ऐसे ही परिधि पर मैंने अब ये दो बिंदु लगा दी, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला ये रेखाखंड ये भी वृत्त की जीवा कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये दो बिंदु लगा दिए मैंने और इनको मिलाने वाला ये रेखाखंड ये भी वृत्त की जीवा कहलाएगा। तो एक वृत्त की कई जीवाएं हो सकती हैं। अब देखिए व्यास क्या होता है, केंद्र से होकर जाने वाली जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। अब देखिए मैंने परिधि पे दो बिंदु लगाए, बिंदु E, बिंदु B और बिंदु E। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या है, वृत्त की जीवा। तो ये BE क्या है, वृत्त की जीवा। पर जब ये जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है तो ये क्या होगा, वृत्त का व्यास होगा। तो BE क्या है, वृत्त का व्यास है। जब एक जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी तो वो वृत्त का व्यास कहलाएगी। अब जैसे कि ये देखिए ये सभी क्या है, जीवाएं हैं। ये जीवाएं कहाँ से जा रही हैं, लेकिन वृत्त के केंद्र से होकर जा रही हैं। तो ये सब क्या है, वृत्त के व्यास हैं। एक वृत्त के व्यास कई हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए त्रिज्यीय खंड क्या होता है, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा होता है त्रिज्यीय खंड कहलाता है। तो वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो किससे घिरा है, दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा है, वो त्रिज्यीय खंड कहलाता है। अब देखिए OA और OE क्या है, वृत्त की दो त्रिज्याएं हैं। OA और OE क्या है, वृत्त की दो त्रिज्याएं हैं। और ये AE क्या है, संगत चाप है। तो वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं OA और OE से घिरा है और संगत चाप से घिरा है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है, त्रिज्यीय खंड कहलाता है। तो ये क्षेत्र क्या है, त्रिज्यीय खंड है। तो जो क्षेत्र दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, त्रिज्यीय खंड कहलाएगा। अब देखिए वृत्त खंड क्या होता है, वृत्त की एक जीवा और संगत चाप से घिरा वृत्तीय क्षेत्र का एक भाग एक वृत्तखंड कहलाता है। तो वृत्त की जीवा और संगत चाप से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है, एक वृत्तखंड कहलाता है।
तो देखिए ये वृत्त की जीवा है सीढ़ी, तो वृत्त की जीवा और संगत चाप से घिरा, ये क्या है, संगत चाप। तो वृत्त की जीवा और संगत चाप से घिरा वृत्तीय क्षेत्र का ये भाग क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने चैप्टर 4 के कुछ महत्वपूर्ण विषयों को समझा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।